नमस्कार। आज की कक्षा में हम निर्मला उपन्यास के कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश की व्याख्या देखते हैं। आपकी परीक्षा में प्रश्न आ जाते हैं कि निम्न गद्यांश की प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए या सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो आपके कम से कम जो 4 गद्यांश आते हैं उसमें आपको 2 गद्यांशों की व्याख्या करनी ही पड़ती है। तो मैं आपको कुल मिलाकर 3 गद्यांशों की व्याख्या प्रसंग सहित बताऊंगी। व्याख्या में संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष में भी पॉइंट अलग 2 पॉइंट होते हैं। तो उन पॉइंटों को आपको किस प्रकार लिखना है, जैसे कि आप लोग पद्य में तो आसानी से व्याख्या कर लेते हो, आपको समस्या गद्य में व्याख्या करने में आती है। ठीक है, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये आपके समस्या का समाधान करते हुए ये वीडियो बना रही हूँ। देख लेना। जिस भी बच्चे को समस्या आती है, समझ में नहीं आता, वह कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। देखते हैं। प्रश्न छठा है, मैंने देखो निर्मला उपन्यास के गद्यांश की व्याख्या, और इसमें प्रश्न लिखा है प्रस्तुत गद्यांश की प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए या सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये गद्यांश मैंने लिया है अपनी मान रक्षा के लिए न सही, उनकी आत्मरक्षा के लिए इन प्राणों का बलिदान करना पड़ेगा। इसके सिवाय उद्धार का कोई उपाय नहीं। आह, दिल में कैसे कैसे अरमान थे, वे सब खाक में मिला देने होंगे। एक सती पर संदेह किया जा रहा है और मेरे कारण मुझे अपने प्राणों से उनकी रक्षा करनी होगी। यही मेरा कर्तव्य है। इसी में सच्ची वीरता है। माता, मैं अपने रक्त से इस कालिमा को धो दूंगा। इसी में मेरा और तुम्हारा दोनों का कल्याण है। अब ये जो कथन है, गद्यांश है, ये किसका है? वैसे परीक्षा में तो आपके ऐसे ही आएगा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि कौन से पेज नंबर से मैंने उठाया है इसको और कहाँ से उठाया, ताकि आपको इसको समझने में थोड़ी आसानी होगी। जो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, इसको विस्तार से समझना जो पसंद करते हैं वो देख लेना। यहाँ मेरे पास ये निर्मला उपन्यास की एक प्रति है, तो अब ये नया वाला है, पुराना वाला है, आप अपने हिसाब से देख लेना। तो इसमें पेज नंबर 64 है। 64 में यहाँ जो इसका ऊपर वाला, चाहे तो जिसके पास नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लेना। इसलिए मैं ये दिखा रही हूँ ताकि इसका जो अपन व्याख्या लिखते हैं तो इसके पहले वाला भी अपने को लिखना होता है, गद्यांश के पहले के बारे में भी अपने को प्रसंग और संदर्भ में लिखना होता है, और इसके जो गद्यांश होता है उसके बाद का भी अपने को प्रसंग में विशेष में कुछ लिखना होता है। ठीक है, इसलिए अगर आप चाहो तो इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आराम से ले सकते हो आप इसका। बता दूं कहाँ से है, ये देखो। अपनी मान रक्षा न सही, उनकी आत्मरक्षा के लिए इन प्राणों का बलिदान करना पड़ेगा। इसके सिवाय उद्धार का कोई उपाय नहीं। आह, दिल में कैसे कैसे अरमान थे, वे सब खाक में मिला देने होंगे। एक सती पर संदेह किया जा रहा है और मेरे कारण मुझे अपने से ज़्यादा उनकी रक्षा करनी होगी। यही मेरा कर्तव्य है। इसी में सच्ची वीरता है। माता, मैं अपने रक्त से इस कालिमा को धो दूंगा। इसमें मेरा और तुम्हारा दोनों का कल्याण है। ये यहाँ तक इसमें दे रखा है। इसकी अपन प्रसंग सहित व्याख्या देखते हैं। आप देखो, अपने को उसमें परीक्षा में आपके जो प्रश्न आएगा तो कई बार तो क्या है कि आपके 9 नंबर की व्याख्या आती है, कई बार 10 नंबर की व्याख्या आती है। जैसे कि सिलेबस में हमने देखा था 15 नंबर दे रखे हैं, तो पेपर में आपके 9 नंबर की व्याख्या आती है, तो कभी 14 की भी आती है, कभी 10 की भी आती है। तो अपने को अंक मतलब कि 9 से लेकर 15 के बीच में आपके एक जो व्याख्या उसमें आती है। तो अंकों के विभाजन के आधार पर हम इसको पॉइंट देते हैं और पॉइंट टू पॉइंट अपन इसको लिखते जाते हैं। इसका उत्तर लिखते हुए सबसे पहले अपन पॉइंट देंगे संकेत तरीके से आपको लिखना है। मेरा काम है सिर्फ आपको समझाना। ठीक है, संकेत में अपन देखेंगे गद्यांश का जो है बिल्कुल शॉर्ट में इसमें मतलब कि इंडिकेट। ठीक है ना, संकेत अपन इसका अपनी मान रक्षा डॉट डॉट दोनों का कल्याण है। फिर दूसरा पॉइंट आएगा अपने संदर्भ। संदर्भ यानी ये कहाँ से लिया गया है, कौन सी किताब से लिया गया है, और जो कौन से लेखक है, लेखक का नाम क्या है,
लेखक की विशेषता और रचना की विशेषता। ठीक है, अपने को पाठ्य पुस्तक वगैरह नहीं लिखनी है व्याख्या में, इस बात का ध्यान रखना है। पाठ्य पुस्तक लिखने का काम 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में भी नहीं चलता, 8वीं 9वीं 10वीं के जो है काम है। तो अपने को संदर्भ में लिखना है सिर्फ रचना और रचनाकार के बारे में। रचनाकार के बारे में, रचनाकार कब का था, उसकी कौन सी उपाधियों से विभूषित किया गया था, और रचना के बारे में, उस रचना का, पूरी रचना का, जैसे यहाँ पर मैंने निर्मला उपन्यास लिखा है तो पूरे निर्मला उपन्यास का जो है क्या उद्देश्य है, इसमें मूल विषय क्या है, कथानक में क्या है। देखो, संकेत लिख लिया। संदर्भ, उक्त गद्यांश भारत के उपन्यास सम्राट कलम के सिपाही प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास निर्मला से उद्धृत है। निर्मला उपन्यास में अब यहाँ तक तो देखो लेखक का नाम आ गया, ठीक है ना, और लेखक प्रेमचंद है, और कौन सी रचना है, उपन्यास है, और उपन्यास का क्या नाम है, निर्मला है। ठीक है, केवल नाम आया है। अब आगे, निर्मला उपन्यास में प्रेमचंद ने नारी जीवन की करुण दास्तान प्रस्तुत की है। मैंने कहा रचना और रचनाकार के विषय में, तो देखो रचनाकार के विषय में यहाँ आ गया कौन कौन सी उपाधियाँ है, कलम के सिपाही और उपन्यास सम्राट, कहाँ के हैं, भारत के। ठीक है, अब यहाँ पर रचना की विशेषता आ रही है। रचना, निर्मला उपन्यास में क्या विषय डाला है उन्होंने, निर्मला उपन्यास में प्रेमचंद ने नारी जीवन की करुण दास्तान प्रस्तुत की है। दहेज प्रथा जैसे सामाजिक कुरीति के परिणाम स्वरूप नारी का जीवन त्रासद हो जाता है तथा अनेक बुराइयों एवं समस्याओं को जन्म देता है। ठीक है, ये रचना की विशेषता है बेटा, ध्यान रखना। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये संदर्भ ने इतना बड़ा कर दिया, संदर्भ में इतना बड़ा नहीं लिखना था। मैंने आपको बोर्ड पे भी बताया था, कक्षा में भी बताया था कि संदर्भ में रचना और रचनाकार के विषय में आते हैं, उनके बारे में आता है। ठीक है, तो सिर्फ रचना के विषय में अपन ने इसमें देखा है। आपको प्रश्न में क्या आएगा, अरे प्रश्न में तो जो अपने गद्यांश आता है, इस गद्यांश का सारांश आएगा। ये गद्यांश है, ये कहाँ से उठाया गया है, ये तो अपने संदर्भ में ले लिया, लेकिन इस गद्यांश के पहले क्या हुआ था, ये गद्यांश क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, प्रसंग में गद्यांश का सारांश आता है और इससे पहले और इसके बाद में क्या होता है। ठीक है, तो ये संदर्भ मुझे पता है आपको समझ में आ गया। प्रश्न देखो, प्रस्तुत गद्यांश में मनसाराम की मानसिक अवस्था का उल्लेख है। अब इसमें निर्मला उपन्यास के बारे में थोड़ी बता रहे हैं, देखो। ठीक है ना, ये किसकी अवस्था है, ये मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा था ना, उसमें देख लेना आप इससे पहले क्या क्या दे रखा है इसमें। ठीक है ना, आपको मैं बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप कहोगे मैडम बहुत लंबा वीडियो बनाते हो आप। ठीक है, तो प्रस्तुत गद्यांश में मनसाराम की मानसिक अवस्था का उल्लेख है। जब निर्मला अपने सौतेले बेटों के प्रति स्नेह का व्यवहार करती है, तब तोताराम को नवयुवक मनसाराम और निर्मला के परस्पर संबंध में वात्सल्य की पवित्रता के स्थान पर कलुषता नजर आती है और मनसाराम को घर से निकालकर पढ़ाई के बहाने बाहर कर दिया जाता है। ये प्रसंग ही चल रहा है। ठीक है, जब मनसाराम को यह सब मालूम होता है और निर्मला के प्रति उसका मातृ स्नेह जागृत होता है और माँ के प्रति कर्तव्य पूर्ण करने के लिए विभिन्न प्रकार से मनन करता है। समझने की बात है। प्रसंग में अपन ने देख लिया कि ये जो गद्यांश है, ये गद्यांश किसके बारे में आया है, मनसाराम की मानसिक अवस्था के बारे में, और मनसाराम के मन में किसके विचार चल रहे हैं, अपनी माँ निर्मला के बारे में। ठीक है ना, ये प्रसंग, ये सारा जो गद्यांश है इसका संक्षेप में अपन ने प्रसंग में लिख दिया है कि मनसाराम के मन में ये विचार जो ऊपर गद्यांश में दे रखे हैं, ये कब आते हैं, जब उसका पिता कौन, तोताराम, उसके जो पिता थे तोताराम, वो निर्मला और मनसाराम के पवित्र संबंधों के बीच में उसको कलुषता नजर आती है। कब, तोताराम को, तो वो उसको पढ़ाई के बहाने बाहर निकाल देता है। तो पहले मनसाराम ये पिता की करतूत समझ नहीं पाता है, लेकिन जब वह समझता है तो उसके हृदय में निर्मला के प्रति मातृ प्रेम जागृत होता है और माँ के प्रति कर्तव्य पूर्ण करने के लिए विभिन्न प्रकार से वह मनन करता है कि मैं ऐसा क्या काम करूं कि जो मेरी माँ है वो सद विचारों वाली है, सदाचारिणी, अपना जीवन व्यतीत करती है, फिर भी उनके ऊपर ऐसा कलंक क्यों लगाया जा रहा है। इसके बारे में मनसाराम चिंतन मनन कर रहा है इस गद्यांश में। अब इसकी अपन व्याख्या कैसे करेंगे देखते हैं।
उक्त गद्यांश में मनसाराम को जियाराम विश्वास दिलाता है कि आपको हॉस्टल में भेजने में अम्मा जी की कोई भूमिका नहीं है, बल्कि अम्मा जी अपने साथ दुर्व्यवहार का दिखावा करती है। ध्यान देने की बात यह है, तभी आपको प्रसंग समझ में आएगा। ये आपको कैसे समझ में आएगा, ये आपको क्यों कैसे लिखना है, जब आप इस गद्यांश से पहले का पढ़ोगे। ठीक है। वह तो स्वयं आपके आने के बाद पूरे दिन में एक ही बार खाना खाती हैं और आपको घर में रखने का हर संभव प्रयत्न करती है। ये कौन विश्वास दिला रहा है मनसाराम को? जियाराम। देखो, मनसाराम को जियाराम जब ये विश्वास दिलाता है तो ही मनसाराम के हृदय में निर्मला के प्रति मातृ प्रेम जागृत होता है। बाकी इससे पहले तो जैसे अपन देखते हैं, पूरा निर्मला उपन्यास पढ़ते हैं तो पता चलता है कि जैसे ही तोताराम मनसाराम को घर से बाहर निकालकर हॉस्टल में डालता है तो मनसाराम के हृदय में निर्मला के प्रति जो है विचार, वी माता के विचार, सौतेली माँ के विचार आते हैं और उसे है ना दूर रहने की प्रतिज्ञा कर लेता है निर्मला से। लेकिन जब जियाराम विश्वास दिलाता है कि वह दुर्व्यवहार का अपने साथ दिखावा करती है, कलुषित वृत्ति तो अपने पिताजी की है, तब उसको जो है विश्वास आता है और माँ के प्रति कर्तव्य भावना के उसके हृदय में भाव उत्पन्न होते हैं। उक्त जियाराम की बातों पर विश्वास हो जाने के बाद में मनसाराम मनन करता हुआ अपने आप से प्रण लेता है कि स्वयं की रक्षा के लिए न सही, अम्मा जी की रक्षा के लिए मुझे अपने आप का बलिदान करना होगा। ये आपको व्याख्या में लिखना है। व्याख्या अपने को करनी है खुद की लैंग्वेज में, अपने को खुद की भाषा में व्याख्या करनी है। गद्यांश में क्या दे रखा है उसके भाव अपने को उठाना है और उन भावों को अपने विचार के अनुसार अपनी भाषा में व्याख्या लिखनी है। देखो, ठीक है। स्वयं का त्याग करके ही वह स्वयं और निर्मला पर लगे कलंक को दूर कर दोनों का उद्धार करने का उपाय सोचता है। मनन के दौरान मनसाराम को अपने भविष्य के बारे में संजोए गए स्वप्नों की याद आती है तथा दुखी होता है कि मेरे सारे सुनहरे सपने व्यर्थ हो जाएंगे। मनसाराम निर्मला को सती स्वरूप समझता है और अपने प्राणों को त्याग कर स्वयं के रक्त से निर्मला की कालिमा को दूर करने का संकल्प करता है और इसी में दोनों का कल्याण समझता है। अब आपको देखो, ध्यान देने की बात यह है क्या कि जो व्याख्या में गद्यांश में दे रखे हैं, क्या वो सारा इसमें आ गया है? देखो, ऊपर ही ऊपर ये क्या है, मनसाराम मनन करता हुआ अपने आप से प्रण लेता है कि स्वयं की रक्षा के लिए न सही, अम्मा जी की रक्षा के लिए उसे अपने आप का बलिदान करना होगा। ये विचार देखो, अपन ने कौन से पंक्तियों से ये भाव उठाए हैं, वापस देखते हैं अपन गद्यांश को। अपनी मान रक्षा के लिए न सही, उनकी आत्मरक्षा के लिए इन प्राणों का बलिदान करना पड़ेगा। ठीक है। ये जो है पंक्ति, इससे अपन ने ये भाव उठाए हैं, कौन से, जो अपने भी व्याख्या में लिखे हैं। अब देखो, बलिदान करना होगा तो प्रण लेता है, तो ये प्रण अपने विचार है, ये प्रण लेना ये अपने लिखा है ना, तो ये अपनी भाषा है। ठीक है। गद्यांश में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि प्रण लेता है ना। गद्यांश में लिखा हुआ कि वह अपने प्राणों का जो है बलिदान देने का विचार करता है ना। तो ये प्रण अपनी लैंग्वेज है, भाषा बदलनी ही है अपने को, भाव बदल नहीं देने हैं। अब प्रण क्या लेता है, स्वयं की रक्षा के लिए न सही, अम्मा जी की रक्षा के लिए मुझे अपने आप का बलिदान करना होगा। स्वयं का त्याग करके ही वह स्वयं और निर्मला पर लगे कलंक को दूर कर दोनों का उद्धार करने का उपाय सोचता है। अब देखो, गद्यांश में कहीं नहीं दे रखा वह उपाय सोचता है, लेकिन ये अपनी लैंग्वेज है, दोनों का उद्धार करने के उपाय सोचता है। ठीक है। मनन के दौरान मनसाराम ने, अब वो देखता है ना कि वो पीछे सारे सपने देखे थे वो सारे खाक में मिल जाएंगे, है ना, तो उसकी देखो लैंग्वेज दूसरी है, अर्थ दोनों का एक ही आना चाहिए। जो गद्यांश में है पंक्तियाँ उनका और जो आप व्याख्या कर रहे हो उनका, दोनों का अर्थ एक ही होना चाहिए, बस परिवर्तन आपको अपनी भाषा में करना है। मनन के दौरान मनसाराम को अपने भविष्य के बारे में संजोए गए सपनों की याद आती है तथा दुखी होता है कि मेरे सारे सुनहरे सपने व्यर्थ हो जाएंगे। ये पंक्ति अपन ने कौन सी पंक्ति की व्याख्या की है? एक ही पंक्ति है यहाँ पर, आहा। आहा यानी वह दुखी होता है। ठीक है। अब यहाँ पर प्रेमचंद थोड़ी बोल रहा है कि वह दुखी होता है, एक ही शब्द से अपने को समझ लेना है कि यहाँ पर वो दुखी होता है। दिल में कैसे कैसे अरमान थे, यानी सुनहरे सपने थे, वे सब खाक में मिला देने होंगे, यानी व्यर्थ हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये जो है इसकी जो लैंग्वेज सीधी सरल है और अपनी की जो भाषा है व्याख्या कर रहे हैं
वो अपने को साहित्यिक भाषा और अपनी भाषा में लिखना है। ये देखो, ठीक है। मनन के दौरान मनसाराम अपने भविष्य के बारे में संजोए गए सपनों को याद आती है तथा दुखी होता है कि मेरे सारे सुनहरे सपने व्यर्थ हो जाएंगे। कैसे व्यर्थ हो जाएंगे? माँ के कलंक को दूर करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने का जब वह संकल्प लेता है। अब आगे वाली पंक्तियाँ। एक सती पर संदेह किया जा रहा है। एक ही पंक्ति है, ये देखो, बिल्कुल सीधी सरल सी पंक्ति है। एक सती पर संदेह किया जा रहा है। और अब इसकी व्याख्या अपन अपनी भाषा में कैसे करेंगे? देखो, अपनी भाषा में इसकी व्याख्या करेंगे। मनसाराम निर्मला को सती स्वरूप समझता है और अपने प्राणों को त्याग कर स्वयं के, अब देखो, सती स्वरूप, मनसाराम निर्मला को सती स्वरूप समझता है। खुद की लैंग्वेज हो गई ना, अपनी खुद की भाषा हो गई है ना। और आगे, और अपने प्राणों को त्याग कर स्वयं के रक्त से निर्मला की कालिमा को दूर करने का संकल्प करता है और उसी में दोनों का कल्याण समझता है। ये हो गई इसकी व्याख्या। व्याख्या आपकी अपने खुद के शब्दों में होनी चाहिए, जटिल शब्दों का अपने को प्रयोग नहीं करना है। जिस प्रकार प्रेमचंद ने सीधी सरल भाषा लिखी है। अब ध्यान देखो, मुझे पता है व्याख्या तो आप सब कर दोगे, इसकी व्याख्या में आपको कोई दिक्कत नहीं होती, आपको संदर्भ में भी दिक्कत नहीं होती। जहाँ तक मुझे पता है आपको दिक्कत प्रसंग में होगी और फिर विशेष में। देखो, विशेष देखते हैं। विशेष के ऊपर ही थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया गया है, आपको भी ध्यान देना है। विशेष में देखो, भाव सौंदर्य। मैंने कहा आपसे व्याख्या करते समय कि अपने को सिर्फ भाषा बदलनी है, भाव नहीं बदलने हैं। जो भाव गद्यांश प्रदर्शित कर रहा है वही भाव अपने को व्याख्या में प्रकट करने हैं, ठीक है। तो देखो, भाव, कौन से भाव? सबसे पहले उस गद्यांश में कौन सा भाव है? मनसाराम के दृढ़ संकल्प के भाव स्पष्ट दिखाई देते हैं। संकल्प ये रहा है कि चाहे कुछ हो जाए, मैं मेरे प्राणों का जो है बलिदान कर दूंगा, सारे सपने नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो दृढ़ संकल्प के भाव स्पष्ट दिखाई देते हैं। अब संकल्प किसके प्रति ले रहा है? माता के प्रति कर्तव्य बोध को उजागर किया गया है, ठीक है। ये भाव ही तो है सारे। पवित्र और निर्मल स्वभाव वाली भारतीय नारी की छवि। देखो, निर्मला को यहाँ पर मनसाराम के भावों के माध्यम से बताया गया है कि वह कैसी है, सती स्वरूप है, वह निष्कलंक है ना। तो सती स्वरूप, भारतीय जो है इतिहास में ही अपने को सती, जो प्रमाण सतियों के प्रसंग अपने को कई बार सुनने को मिलते हैं। तो पवित्र और निर्मल स्वभाव वाली भारतीय नारी की छवि उक्त गद्यांश में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। क्या परिलक्षित होती है? अब देखो, ना तो मनसाराम कह रहा है कि मेरी माँ है ना भारतीय नारी है, ना प्रेमचंद कह रहा है कि निर्मला भारतीय नारी है, लेकिन अपने को देखना है, स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है अपने को, मतलब कि झलक दिखाई दे रही है किसकी? भारतीय नारी की, ठीक है। पवित्र और निर्मल स्वभाव वाली भारतीय नारी की इसमें अपने को झलक दिखाई दे रही है, किसमें? इस गद्यांश में। माँ की मान रक्षा के लिए पुत्र के स्वयं के प्राणोत्सर्ग के भावों का उद्भवन है। अब भाव का उद्भवित तो हो रहा है मनसाराम के हृदय में, विभिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न हो रहे हैं कि मैं ऐसा कर दूँ, वैसा कर दूँ, माँ की रक्षा के लिए, माँ का कलंक दूर कर दूँ, है ना, मेरे जो सपने हैं चकनाचूर हो जाएंगे वगैरह जो भी है। तो पुत्र के स्वयं के प्राणोत्सर्ग के भावों का उद्भवन है। अब ये सारी विशेषताएं किस में है? देखो, बात ध्यान देने की है। जो मैंने भाव सौंदर्य में आपको 4 पॉइंट लिखवाए, वो 5वां पॉइंट, इन चारों पॉइंट जो बिंदुओं का सारांश है। आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति मिलती है। मैंने आपको कक्षा में आदर्श और यथार्थ का वास्तविक अर्थ बताया था और दोनों में आपको भेद भी बताया था। जिसको भी आता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में या पर्सनल व्हाट्सएप पे जो है मैसेज आप कर सकते हो। आदर्श और यथार्थवाद में बताऊंगी, नहीं समझ में आता पूछ लेना, मैं बता दूंगी। शिल्प सौंदर्य, भाषा प्रसंगानुकूल भावों को अभिव्यक्त करती है। प्रसंग के अनुकूल, जैसे एक बच्चे के मन में क्या क्या विचार आते हैं, एक बच्चा क्या जो है क्लिष्ट शब्दों का थोड़ी प्रयोग कर लेगा, वो तो सीधे सरल भावों का शब्दों का प्रयोग करेगा, है ना। भाषा में शब्दों के भावात्मक चित्र उभर कर सामने आते हैं। भावानुकूल भाषा का प्रयोग है। प्रसाद गुण, पांचाली रीति, शांत रस का अनायास प्रयोग हुआ है। ये आपको शिल्प सौंदर्य में लिख देने हैं। इसी के साथ साथ में आपको, अब देखो बेटा, आपको विशेष के ऊपर ही ध्यान देना है। व्याख्या तो आप लोग कर दोगे, आप भी करोगे, जो क्लास में रोज़ नहीं आते थे वो भी करेंगे, और जो प्राइवेट है, नॉन कॉलेजिएट है, वो भी सब करेंगे व्याख्या, है ना। आपको संदर्भ में ध्यान देना है। एक तो सबसे आपका प्रभावशाली संदर्भ होना चाहिए।
प्रसंग भी ठीक है होना चाहिए, लेकिन अपना विशेष प्रभावशाली होना चाहिए। आपको विशेष देखकर ही आपको पूरी व्याख्या में नंबर मिलेंगे, ठीक है। और विशेष भी आपका कैसा होना चाहिए, ऐसे विशेष, और विशेष के ऊपर अपने को भाव सौंदर्य लिखना है। भाव सौंदर्य के नीचे पॉइंट 1 लगा के ऐसे लिखना है, 1 2 3 ऐसे आपको ऐसे पॉइंट बनाने हैं। अब देखो कई बार क्या होता है, कॉपी चेक करने वाला आपके पूरी व्याख्या थोड़ी पढ़ेगा इतनी, उनको 2-2 3-3 हज़ार कॉपियों के बंडल मिलते हैं उन लोगों को, तो सबकी एक एक लाइन तो पढ़ेगा नहीं। तो वो क्या करेगा, भाव सुंदर में, अरे वाह बहुत अच्छा लिखा है, मनसाराम की वास्तव में दृढ़ संकल्प की भाव है, इसमें जो है कर्तव्य बोध है, मोटे मोटे अक्षरों में अलग अलग लिखेगा। तो व्याख्या आपकी शायद वो चेक नहीं करे, और ये विशेष देखकर आपको अच्छे नंबर दे सकता है। तो आपको विशेष के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। इसी के साथ एक और जो है गद्यांश की व्याख्या मैं आपको इसी वीडियो में करवा देती हूँ। देखो अगला गद्यांश है, आपको एग्जाम में देखो 2 गद्यांश आपको करने ही करने हैं। तो दूसरे गद्यांश में देखो संदर्भ तो लगभग समान ही होता है, लेकिन अपन देखते हैं क्या कि 2 गद्यांश आ गए तो दोनों में आप सेम ही संदर्भ लिखोगे, तो कॉपी चेक करने वाला समझ सकता है कि इसने कहीं ना कहीं चीटिंग की है, ठीक है। तो अपने को देखो थोड़ा सा वही लेखक होता है, वही उसकी उपाधियाँ होती है, लेकिन थोड़ा सा अपने को चेंज कर देना है। जब अपन ने इतनी मेहनत की है तो अपन एज इट इज़ नहीं उठाना है अपने को, ठीक है। किस प्रकार चेंज कर देना है, दूसरा गद्यांश अपन देखते हैं। यह है निर्मला उपन्यास की, आप पढ़ लेना। गद्यांश है, यह कोई बनावटी प्रेम न था, उनके लड़कों से सचमुच स्नेह था। उसके चरित्र में अभी तक बाल भाव ही प्रधान था। उसमें वही उत्सुकता, वही चंचलता, वही विनोद प्रियता विद्यमान थी, और बालकों के साथ उसकी ये बाल वृत्तियाँ प्रस्फुटित होती थी। पत्नी सुलभ ईर्ष्या अभी तक उसके हृदय में नहीं हुई थी, लेकिन पति के प्रसन्न होने के बदले नाक बहुत सिकोड़ने का आशय न समझकर बोली, मैं क्या जानूं, उनसे क्यों नहीं मांगते, मेरे पास आते हैं तो दुत्कार नहीं देती। अगर ऐसा करूं तो यही होगा कि यह लड़की को देखकर जलती है, लड़कों को देखकर जलती है। तोताराम के 3 लड़के ही तो थे, लड़की तो थी नहीं। अब देखो मैंने साथ के साथ ही इसलिए बताया है कि आप एक ही वीडियो में जो है, जैसे कि मैं भी आपको पद में संदर्भ बताया था, तो संदर्भ लगभग समान होता है, लेकिन बेटा वो लगभग संदर्भ समान इसलिए आपको बताते हैं कि ताकि आप है ना एक ही एग्जाम में एक ही जो है कवि का, तो एक कवि के 2 पद्यांश नहीं आते, लेकिन यहाँ तो बड़ा उपन्यास है तो एक ही लेखक होगा, एक ही रचना होगी, उसके 2 गद्यांश अपने को करने होते हैं, तो दोनों में हल्का सा परिवर्तन थोड़ा होना चाहिए, इसलिए मैं इसका संदर्भ थोड़ा सा बदलती हूँ। देखो यह कोई बनावटी संकेत आपको ऐसा लिखना है। संदर्भ में देखो, प्रस्तुत गद्यांश हिंदी साहित्य के युग निर्माता महान उपन्यास सम्राट प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास निर्मला से लिया गया है। समझ गए होंगे, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन है। ये क्यों है युग निर्माता, कक्षा में अच्छे से बताया गया है। प्रेमचंद ने अपने कथा साहित्य में मानवीय जीवन के हर पहलू पर प्रकाश डाला है। ये लेखक की विशेषता आ रही है, रचनाकार की विशेषता आ रही है। ध्यान देने की बात है, संदर्भ में क्या बता रखा है, रचना और रचनाकार की विशेषता, ठीक है। तो रचना का नाम आ गया, रचनाकार का नाम आ गया। अब रचनाकार की विशेषता, प्रेमचंद ने अपना कथा साहित्य में मानवीय जीवन के हर पहलू पर प्रकाश डाला है। नारी जीवन से जुड़ी समस्याओं को पूरी मानवीय संवेदना के साथ प्रस्तुत किया है। ये रचनाकार की विशेषता है, ठीक है। किसने, प्रेमचंद ने नारी जीवन से। अब रचना की विशेषता, निर्मला उपन्यास का कथानक नारी जीवन की विडंबना और त्रासदी के इर्द गिर्द घूमता है। ये निर्मला उपन्यास की जो है विशेषता आ गई, ठीक है ना। अब तो ये तो रचना की विशेषता आ गई और ये रचनाकार की विशेषता आ गई। ये रचनाकार का नाम आ गया और ये रचना का नाम आ गया। अब आपका ये जो गद्यांश है, यह कोई बनावटी प्रेम न था, उसे लड़कों से सचमुच स्नेह था, तो यही होगा कि वह लड़की को देखकर जलती है, लड़कों को देखकर जलती है। तो इसका गद्यांश जो है यहाँ से शुरू हो जाता है, यहाँ से। तो मैं पूरा पैराग्राफ की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पूरे पेज की, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये गद्यांश क्या कहना चाहता है।
ठीक है, यहाँ से शुरू है। यह कोई बनावटी प्रेम नहीं था, उसे लड़कों से सच में स्नेह था, उसके जरिए। अब आप पढ़ लेना इसको, कहाँ से कहाँ तक है, आगे का और दिखा देती हूँ। इसका विशेष संदर्भ मैं आपको अगली एक और अलग से वीडियो बना के दे दूँगी। संदर्भ तो बता दिया है, प्रसंग, व्याख्या, विशेष सब बता दूँगी, अलग से वीडियो बनाएंगे इसका। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।